चलो रजिस्टर निकालना आज, ठीक है? आज रजिस्टर के ही काम करेंगे बस। नहीं, न्यूमेरिकल तो हमने कर लिए थे, आज बस एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आज एक नया मेथड सिखाऊंगा, इनकम मेथड। चलो, गुड इवनिंग ऑनलाइन के प्यारे चीतों, आवाज आ रही है भाइयों बहनों? बस हो गई है क्लास, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। क्या करना है 30 सेकंड में? बस मोबाइल फोन साइलेंट कर लो। चलो अच्छा, आओ से शुरू। तो अभी निकालूंगा ना, अभी क्लास तो शुरू होने दो। अभी बांट लेंगे हम दोनों। अभी एक ही मेथड करें नेहा, एक ही मेथड करें। हाँ शुभम, कर लो कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ पढ़ते हैं, जल्दी अच्छे से पढ़ोगे जल्दी से, फिर जल्दी छुट्टी कर दूंगा आज, ठीक है? तो आज न्यू कॉन्सेप्ट है, आज हमारा पुरानी बातों से कोई लेना देना नहीं, बस कॉन्सेप्ट आज अच्छे से समझ लो, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलो ठीक है, बस बातें नहीं करना, सबसे इम्पोर्टेंट काम शांति से बैठना है, अच्छे से नोट करना है। चलो तो मेरे साथ डालो हेडिंग, बाकी वो समझा देता हूँ। हमने सिर्फ अभी एक मेथड पढ़ा था, राइट? वैल्यू एडेड, है ना? प्रोडक्शन मेथड मतलब। चलो ठीक है, तो आज हम सेकंड मेथड सीखेंगे, बस आज कॉन्सेप्ट करवाऊंगा आपको। तो देखो, क्वेश्चन अभी आज नहीं करेंगे क्योंकि आज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ही आधा पौना घंटा लग जाएगा, फिर परसों क्वेश्चंस कर लेंगे। चलो तो डालो हेडिंग, डालो। आज आप नए पेज पे नंबर 2 ऐसी हेडिंग डालना, इनकम मेथड। तो बेसिकली नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आज हम दूसरा मेथड कॉन्सेप्चुअली सीख रहे हैं। इस मेथड का नाम है इनकम मेथड। तो ये एक बहुत ही फेमस तरीका होता है वैसे प्रैक्टिकली, जिससे हम देश की इनकम निकालते हैं, इसीलिए इसका नाम भी इनकम मेथड है। तो पहले स्टेप्स लिखते हैं, फिर मैं आपको कुछ समझाऊंगा। तो सबसे पहले लिखो स्टेप 1, आइडेंटिफाई एंड classify the economy, identify and classify the economy into 3 sectors, that is primary, secondary and tertiary. Identify and classify the economy into 3 sectors, that is primary, secondary and tertiary. ठीक है? इसका मतलब है कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हमें अपने पूरी इकोनॉमी के अंदर जो 3 सेक्टर्स हैं उसमें डिवाइड कर लेना है। तो मान लो जो भी प्राइमरी सेक्टर है, जो भी सेकेंडरी सेक्टर है और जो भी टर्शरी सेक्टर है, उसमें पूरी इकोनॉमी को डिवाइड कर लिया आपने, 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर लिया। फिर लिखो स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें करना है कैलकुलेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ईच सेक्टर। कैलकुलेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ईच सेक्टर। हर सेक्टर का डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, वो भी मैं सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। कैलकुलेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ईच सेक्टर।
उसके बाद स्टेप 3, टोटल ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट of all the sectors is known as, हाँ तो उसको हाईलाइट कर देता हूँ पहले। सारे सेक्टर्स का डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के बाद जब हम उनको जोड़ लेते हैं, है ना, तो सारे सेक्टर्स का डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के बाद जब हम उनको जोड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं नोन एज डोमेस्टिक इनकम। उसको बोलते हैं हम डोमेस्टिक इनकम। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, इसका एग्रीगेट याद है किसी को? हाँ बिल्कुल सही, एनडीपी एट एफसी। बस, और फिर स्टेप 4 लास्ट, हाँ तो लिख लेते हैं फॉर्मूला नेशनल इनकम या ब्रैकेट में एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआई। तो लास्ट स्टेप हो गया कन्वर्जन वाला फॉर्मूला, हाँ एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआई। तो ये सबसे आसान मेथड है वैसे तो इनकम मेथड का, क्योंकि इसमें आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने होते, आपको सिंपल बस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर कीवर्ड देखें, ये स्टेप कभी कभी पूछ लेता है तो पता होना चाहिए, वैसे तो जनरली नहीं पूछता, लेकिन हाँ पता होना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये मैं सिखाता हूँ डिटेल में, तो हम अभी जब चर्चा करेंगे वो आप मेरे साथ इसके नीचे नोट करना। तो उसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकालना है है ना, किसी भी सेक्टर का डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, और हम सारे सेक्टरों के डोमेस्टिक प्रोडक्ट को वैसे डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। तो ये सिखाऊंगा आपको मेनली कि डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालना है। ठीक है, तो बस इसको तो आप ऐसी लाइन लगा दो छोटी सी, तो वो सीखते हैं कि भाई डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकालना है। तो उसके लिए आप पेज के बीचों बीच लिखना डोमेस्टिक इनकम, है ना। तो चाहे डोमेस्टिक इनकम कह लो या डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह लो, एक ही बात है। और इसका एग्रीगेट लिख लो एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। तो डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं दोबारा से, मुझे पता है आप भूल गए होंगे। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है फैक्टर इनकम्स अर्न्ड, कहां पे, हाँ विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट। बस सिंपल, तो मीनिंग तो एक ही लाइन में खत्म। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब है, ये हमने पहले पढ़ा था कि जितनी भी फैक्टर इनकम्स हमारी टेरिटरी पर कमाई, तो फैक्टर इनकम्स अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, है ना, तो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो ये तो मीनिंग हो गया। अब फैक्टर इनकम्स क्या हैं वो दोबारा से डिस्कस करते हैं। फैक्टर इनकम्स क्या थी, याद है किसी को? फैक्टर इनकम कितने हो गए, 5 हो गए, तो 4 हो गए। अच्छा हाँ, तो क्या क्या थे फैक्टर इनकम्स? हाँ, लैंड के बदले में रेंट होता था, लेबर के बदले में वेजेस होता था, और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट होता था, और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट होता था। बिल्कुल सही। तो ये आप छोटे से बादल में लिख सकते हो, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इन चारों को ही हम फैक्टर इनकम्स कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बस इन चारों को ऐड करना है। इन चारों को ऐड करते ही आपको डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी, बस। तो इन चारों को फैक्टर इनकम्स कहते हैं। तो इन चारों को ऐड करने पर हमें डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी। लेकिन इन चारों का रूप बदल गया, वो एक बहुत ही क्लासिक चीज सीखेंगे। नहीं, रेसिडेंट्स नहीं। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में हम रेसिडेंट्स नहीं देखते, हम सिर्फ टेरिटरी देखते हैं, पैसा चाहे किसी ने भी कमाया हो। और जब रेसिडेंट देखते हैं तो उसको बोलते थे वैसे नेशनल प्रोडक्ट।
कोई भी हो, यहाँ पे जॉन सीना ने पैसे कमाए वो भी आएंगे, और हमारी टेरिटरी में विराट कोहली ने पैसा कमाया तो वो भी आएगा। तो फैक्टर इनकम किसी ने भी कमाई हो, सबकी फैक्टर इनकम आएगी। तो इसके नीचे आप करली ब्रैकेट एक बनाना। तो हमको ये सीखना है कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को मतलब जोड़ना कैसे है, तो उनके बारे में हम सीखेंगे कि इन तीनों को इन चारों को जोड़ना कैसे है। तो इन चारों को जोड़ने के लिए सबसे पहले मैं वेजेस को पकड़ता हूं। वेजेस को मनीष मल्होत्रा ने एक डिजाइनर नाम दे रखा है। हाँ, तो सबसे पहले लिखना है आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो पहला बाइफर्केशन तो यही है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो इसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल समझा देता हूं। तो वेजेस बोलते हैं तो कितना अजीब सा लगता है, मतलब कितना छोटा शब्द लगता है, लेकिन मनीष मल्होत्रा ने इसका डिजाइनर नाम बना रखा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो इसमें जनरली 4 चीजें आती हैं, तो आप चारों बिंदी डाल के इसके नीचे लिख लो कि क्या क्या आती हैं। एक तो आता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। दूसरा लिख लो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। तीसरा लिख लो एम्प्लॉयर्स contribution to social security, employers contribution to social security। और चौथा लिख लो रिटायरमेंट पेंशंस, रिटायरमेंट पेंशंस ब्रैकेट में लिखना नॉट ओल्ड एज पेंशन, नॉट ओल्ड एज पेंशन। ठीक है। तो बातें नहीं करना, बिल्कुल आराम से बस लिखो, मैं सब समझाऊंगा। तो इसके नीचे आप 4 बातें लिख लो, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट पेंशंस नॉट ओल्ड एज पेंशंस। ठीक है। तो मैं एक एक समझा देता हूं, जो आपको अच्छा लगे, समझने में मजा आए, वो आप नीचे खुद ड्राइंग बना सकते हो। वैसे नहीं भी बनाओगे तो नो टेंशन, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो बना लेना, मैं बाद में रब कर दूंगा वैसे सब कुछ। तो मैं एक एक पॉइंट समझा देता हूं कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय किसे बोलते हैं। तो देखो जी, एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय आप अपने आप को समझ लो, ठीक है। तो एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉय। अब सबसे पहले तो एम्प्लॉयर आपको कहता है कि ये लो जी ऋषभ भाई 50,000 रुपए सैलरी के रखो। तो ये हो गई वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। इसको क्या बोलते हैं, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। लेकिन कभी कभी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कहता है कि मैं तुम्हें कैश नहीं दे रहा, एक काम करो, मैं तुम्हें ये गाड़ी दे देता हूं, या मैं तुम्हें रहने के लिए ये घर दे देता हूं। 50,000 तो अलग है, 2 लाख की गाड़ी, 5 लाख का घर, ये भी दे दिया उसने। तो इसको क्या बोलते हैं, काइंड। तो इसको बोलते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। 50,000 तो कैश है मेरे दोस्त, 50,000 तो क्या दिया, कैश, और उसके साथ साथ क्या भी दिया, गाड़ी और घर। तो उसको क्या बोलेंगे, काइंड। ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट समझना, ड्राइंग पर वैल्यूज पर मत जाना, आप कॉन्सेप्ट समझो। समझ आ रहा है, वेजेस इन कैश और वेजेस इन काइंड। तीसरी चीज समझना बहुत जरूरी है, अब ध्यान से सुनना। आपका एम्प्लॉयर एक और चीज आपके नाम की ही इनडायरेक्टली आपको देता है, लेकिन वो आपको नहीं दी जाती। आपको पता है गवर्नमेंट के पास एक प्रोविडेंट फंड नाम का एक बहुत बड़ा अकाउंट होता है। तो अब उसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है वो ध्यान से सुनना। आपका एम्प्लॉयर कहता है कि मैं तुम्हारे 10,000 रुपए तुम्हारे सरकार में जमा करवा रहा हूं प्रोविडेंट फंड में।
अब ये प्रोविडेंट फंड कब काम आता है? प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आपकी नौकरी कंप्लीट हो जाएगी 10, 15, 20 साल बाद, तो ये सारा पैसा सरकार आपको दे देगी। तो ये भी एक तरह से आपकी सैलरी का ही पैसा होता है, लेकिन ये फिलहाल आपको अभी नहीं मिलता, ये आपके नाम से हम सरकार के पास जमा करते रहते हैं, जो आपको मिलेगा कब? हाँ, चलता रहता है। हाँ, तो हर महीने में 10,000 रुपए आपके सैलरी के अलग से निकाल के कहां जमा करता रहता हूं? सरकार के पास। तो बात समझ आई? तो अब शुरू से शुरू करते हैं। बात ही नहीं मेरे भाई। 50,000 रुपए कैसे दिए? कैश। 2 लाख की क्या दे दी? 5 लाख का क्या दे दिया? घर। और 10,000 रुपये मैंने आपको हाथ में नहीं दिए, मैंने ये आपके सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं इसको, सामाजिक सुरक्षा, कि कल को जब आपके पास नौकरी नहीं रहेगी तो कुछ तो सिक्योरिटी के पैसे रहने चाहिए ना आपके पास। तो 10,000 रुपए मैंने आपको किस चीज के दे दिए? सोशल सिक्योरिटी। हाँ, जनरली प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनियां करती हैं, सब कंपनियां करती हैं। तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। तो यहां तक समझ आया? पहले यहां तक कोई डाउट? अच्छा, फिर इसके अलावा और क्या देता है एम्प्लॉयर? इसके अलावा एम्प्लॉयर कहता है कि मैं आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के बदले में जब आप रिटायर हो जाओगे ना, तो आपको एक साथ रिटायरमेंट के टाइम पर पेंशन दूंगा, क्योंकि आपने 15 साल हमारे लिए मेहनत करी, तो ये लो 3 लाख रुपए आपको रिटायरमेंट के टाइम पर हम और देंगे। तो रिवॉर्ड की तरह, हाँ, आपकी मेहनत के बदले में, क्योंकि आपने 15 साल हमारे लिए मेहनत करा, तो हम आपको इसलिए क्या देंगे? एक रिटायरमेंट के टाइम पर पेंशन देंगे। नहीं, हर महीने नहीं मिलती, इसका नाम ही होता है रिटायरमेंट पेंशन। तो जब आप रिटायर हो जाओगे तब ये कंपनी आपको देती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिटायरमेंट पेंशन। हाँ, 1 बाय 1। हाँ, पीरियड ऑफ टाइम फिक्स होता है, मान लो 10 साल, 15 साल, 20 साल, और डिफरेंट कंपनीज के अकॉर्डिंगली अलग अलग हो सकता है। ये तो कंपनी के पास ही होता है। तो कंपनी, भाई देखो, मान लो मैं तुम्हें हर महीने 100 रुपए देने की बजाय मैं ऐसा बोलूं कि एक काम करता हूं 15 साल बाद 1 लाख रुपए दे दूंगा, तो भाई मेरी मर्जी। लेकिन मैं 15 साल बाद तुम्हें क्यों पैसे दूंगा? क्योंकि तुमने 15 साल मेरी कंपनी के लिए काम करा और अब तुम रिटायर हो गए, तो अब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। एक तरह से कह सकते हो, एक तरह से कह सकते हो। मतलब कुल मिलाकर कंपनी आपको जो भी बेनिफिट दे रही है ना, सिंपल भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हो, एम्प्लॉयर आपको जो भी बेनिफिट दे रहा है वो सब बेनिफिट्स इसके अंदर है। अब वो बेनिफिट कैश में भी हो सकता है, वो बेनिफिट काइंड में भी हो सकता है, वो बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी में भी हो सकता है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है सरकार के पास आपका एक अकाउंट होता है, उसमें आपका पैसा जमा कर देते हैं, इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। लेकिन है तो आपके बेनिफिट के लिए, और कुछ पैसा आपको रिटायरमेंट की तरह भी मिल जाता है पेंशन के तौर पे। देखो, लीगल बातें मुझसे क्यों कर रहे हो आप? वो तो लॉ वाले सर जानेंगे। मुझे ये बताओ कि यहां जो इंग्लिश के 4 शब्द लिखे हैं वो आपके पल्ले पड़े कि नहीं? बाकी उसकी लीगल चीजें कि सर कौन सी कंपनी कितना देगी, रास्ते में आते हुए रमेश के पेट में अगर दर्द हो गया और उसकी मृत्यु हो गई ट्रक के नीचे आके, तो कंपनी कितने रुपए देगी? तो ये सब बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो अब ये बताओ, बिना बातें करे, कैश, काइंड, सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट पेंशन, ये 4 शब्द समझ आए? ठीक है। अच्छा, अब रिटायरमेंट पेंशन के ब्रैकेट में जो लिखा है वो सुनना ध्यान से। नॉट ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन एक अलग पेंशन होती है, वो मैं समझा देता हूं वो क्या होती है। ओल्ड एज पेंशन आपकी मेहनत के बदले में नहीं मिलती। ओल्ड एज पेंशन जो होती है वो सिर्फ इस बात के बदले में मिलती है कि आप बहुत बूढ़े हो गए हो, तो कई बार सरकार आपको कहती है भाई ठीक है, तुम इतने बूढ़े हो गए हो, तुम कुछ कर तो सकते नहीं, तो हम तुम्हें चलो 1,000 रुपए हर महीने दे देंगे।
पर आप इसमें कोई भी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे, आप इसमें कोई नौकरी नहीं कर रहे, आपके लिए ये एक तरह से फैक्टर पेमेंट नहीं है, आपके लिए ये ट्रांसफर इनकम। तो ओल्ड एज पेंशन को हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम होती है। तो ये बात आप एरो डाल के लिख भी लेना, अच्छा पॉइंट है। नहीं, पास्ट सर्विस की वजह से नहीं, ये सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि आप बूढ़े हो गए हो, आपके पास कोई सोर्स नहीं है, सरकार दया खा रही है आप पे और इसलिए आपको हर महीने पैसा दे रही है। तो ये लिख लेना। हाँ, कोई भी ओल्ड एज पर्सन हो, किसी भी ओल्ड एज पर्सन को सरकार अगर पैसा दे रही है तो वो मेहनत के लिए नहीं दे रही। तो आप इसमें लिख लो, इसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। हाँ, दे सकते हैं। तो ये ट्रांसफर इनकम का एग्जाम्पल है। चलो, तो पहले इतना रिवाइज करते हैं ताकि आपकी छोटी बुद्धि में ये मोटी बात घुसे। चलो, तो बिल्कुल ध्यान से आराम से मेरी बात सुनना। आप सिंपल ये समझो, जो आपको हर महीने कैश मिल रहा है, वो जो आपको काइंड में मिला, घर, गाड़ी, बंगला, कुछ भी, अब चाहे वो हर महीने मिले, हर साल मिले, चाहे 15 साल में एक बार मिले, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो वो एम्प्लॉयर जो भी आपका सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन करता है, सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूं, वो, और इसके अलावा आपको अगर रिटायरमेंट के टाइम पर आपका एम्प्लॉयर कोई पेंशन देता है, कहता है ये लो रिटायर हो गए, अब ये रखो पैसा, वो, तो ये सारी चीजें मिलाकर क्या बोली जाती हैं? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसको देसी भाषा में हम क्या बोलते हैं? वेजेस। लेकिन वेजेस वर्ड सुनने में अजीब सा लगता है, तो मनीष मल्होत्रा ने क्या शब्द दे दिया? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। चलो, तो अब पहले मुझे बताओ, समझ आ गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय? ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट बस सिंपल ये समझो, एम्प्लॉयर कुछ भी अपने एम्प्लॉय को दे रहा है तो वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, किसी भी फॉर्म में। ओके, काम के बदले पैसा मिल रहा है। हाँ, मैं भी देता हूं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। चलो, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज से अब आते हैं दूसरे एरो पर। तो सेकंड एरो बनाओ। अब देखो, वेजेस को तो नाम मिल गया, वेजेस को तो देखो नाम मिल गया। अब देखो, रेंट और इंटरेस्ट और प्रॉफिट, तीन चीजों का एक बहुत ही तगड़ा डिजाइनर नाम बनाया मनीष मल्होत्रा ने। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये पहले आप लिख लो। ठीक है, अब मेरे को पढ़ाने दो। देखो, बीच बीच में अपनी पीपड़ी बजाओगे तो फिर कक्षा से बाहर जाने का खतरा रहेगा। तो मुझे समझाने दो, मुझे बताने दो। अगर आता है तो आंखें बंद करके बैठ जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं। ठीक है, जिसको आता हो वो आंखें बंद करके बैठ जाओ, लेकिन कृपया मुझे बोलने का मौका दिया जाए। तो तीन चीजों का डिजाइनर नाम क्या बताओ? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को मिलाकर क्या नाम दे दिया? ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इसको भी लेकिन डिवाइड कर रखा है, वो डिवीजन हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आप दो एरो ऐसे बना लो, दो दो लाइन के गैप में। एक को बोलते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एक को बोलते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में लिख लो दैट इज। अब एक डिजाइनर नाम दे दिया कि हमें प्रॉपर्टी से जो इनकम मिलती है, तो प्रॉपर्टी से जो इनकम मिलती है उसमें क्या क्या कवर कर लेते हैं? रेंट, या ब्रैकेट में लिख लेना, और रॉयल्टी, ये भी समझाता हूं, और कॉमा इंटरेस्ट। बस इन दोनों को बोलते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी समझाता हूं। चलो, तो पहले यही समझा देता हूं। तो देखो जी, दो तरह की प्रॉपर्टी मानी जाती है इकोनॉमिक्स के अंदर। एक तो होता है कि भाई आपने किसी को अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी दी, किसी को आपने अपना जमीन दे दी, तो बदले में वो आपको क्या देगा? रेंट देगा, है ना?
दूसरा भी आपने पढ़ रखा है कि मान लो आपने किसी को अपनी पूंजी दे दी, कैपिटल दे दी, तो बदले में वो क्या देगा? इंटरेस्ट। ये भी पढ़ रखा है। तो रेंट और इंटरेस्ट तो पढ़ रखे हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टी और होती है, इसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसे बोलते हैं क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो उसका जैसे प्राइम एग्जांपल मैं अपना दे सकता हूं। तो मुझे एक पब्लिशर ने हायर कर रखा है एज एन ऑथर। एज एन ऑथर का मतलब है कि मुझे वो पब्लिशर कहता है कि आप हमारी किताबें लिखिए। तो मैंने उनको अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दे रखी है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, मैंने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको दी, तो बदले में आप मुझे क्या दोगे? तो रेंट बोलते हैं वैसे तो रेंट, लेकिन रेंट का अच्छा नाम जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देते हैं तो रेंट के बदले में अच्छा नाम क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। तो रॉयल्टी जो होता है, रॉयल्टी वो भी एक तरह से रेंट ही है। बस कभी कभी रेंट बोलना बड़ा अजीब सा लगता है, तो लोग क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। तो समझ गए रॉयल्टी? तो ये भी रेंट ही है। तो पहला बाइफर्केशन हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सेकंड लिखो। दूसरा होता है ऑपरेटिंग सरप्लस का, दूसरा होता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये भी वैसे हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विस प्रोवाइड करता है तो उससे क्या इनकम मिलती है? प्रॉफिट। तो बस ब्रैकेट में आप लिख सकते हो प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स, राइट। तो एक बार दोबारा सुनते हैं, ठीक है? ताकि पहले इतनी बात समझा सकूं अच्छे से। बस तो आप इतना लिख के छोड़ देना, मैं नीचे जा रहा हूं, ठीक है? तो आप इतना लिख के छोड़ देना। तो तीन शब्द पहले आप सुनना ध्यान से, जो हम पहले सुन चुके हैं। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट कब मिलता था? जब आप क्या पे करते हो, मतलब जब आप क्या देते हो, या तो लैंड, लैंड के बदले में क्या मिलता है? रेंट। कैपिटल देते हो तो क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और अगर एंटरप्रेन्योरशिप सर्विस देते हो तो क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो ये तो पढ़ रखा है पहले, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, इसको अलग कर दिया, कहा कि भाई तुम अभी अलग हो जाओ, तो इसको तो बोल दिया इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। और इन दोनों को अलग कर दिया कि भाई अगर आप लैंड देते हो तो रेंट मिलेगा, कैपिटल देते हो तो इंटरेस्ट मिलेगा, और लैंड के साथ एक और प्रॉपर्टी जोड़ दी, अगर मान लो आप अपनी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देते हो, ठीक है प्रसन्ना भाई? मान लो आप अपना कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देते हो, दिमाग का काम देते हो किसी को, तो उस प्रॉपर्टी के बदले भी रेंट ही मिलेगा, लेकिन बस उसका नाम क्या रख दिया? रॉयल्टी। तो आई होप क्लियर हो गया है मेरे भाइयों। तो इस वाले बक्से का नाम रख दिया मनीष मल्होत्रा ने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसका नाम क्या रख दिया? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो रेंट और इंटरेस्ट को मिला देंगे तो इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये बक्सा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और दूसरा वाला जो बक्सा है प्रॉफिट वाला बक्सा, उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब होता है, जैसे मतलब मैं एक ऑथर हूं, तो मैं एक पब्लिशिंग हाउस को क्या देता हूं? अपना दिमाग देता हूं। तो दिमाग को इंग्लिश में कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है? तो एक बार इतना रिवाइज करो, तो सुनाओ ओरली। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम, अच्छा हाँ वो भी बता दो चलो। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या क्या? रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी। और दूसरा क्या? जिसमें प्रॉफिट, ठीक है? तो पहले आगे यहां तक चलते हैं। तो देखो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, चार ही फैक्टर इनकम होती है ना। तो देखो वेजेस को तो क्या डिजाइनर नाम दे दिया था? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और रेंट और इंटरेस्ट को क्या डिजाइनर नाम दे दिया?
मतलब हाँ, टोटल तो ऑपरेटिंग सरप्लस, लेकिन उसमें भी रेंट और इंटरेस्ट को नाम दिया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और प्रॉफिट को क्या नाम दे दिया, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो अभी चिंता मत करना, क्लास से पहले भी रटवा दूंगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, थर्ड कैटेगरी बना लो बस, इसमें छोटा सा एक नाम लिखना है बस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कहते हो सेल्फ एम्प्लॉयड, और उनकी इनकम को कहते हैं, लिख लो पूरा वर्ड, मिक्स्ड इनकम। तो इस टर्म का नाम है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बस, तो ये तो एक बक्से में बंद कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं बनाना, इसमें कोई कुछ कंपोनेंट नहीं होता, इसका नाम है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये क्या है ये समझा देता हूं। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो ये समझा देता हूं, फिर हटा दूंगा, तो आप सुनना ध्यान से। तो देखो, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने किसी आदमी से जमीन ली काम करने के लिए और उसको रेंट दिया, फिर मैंने एक मजदूर बुलाया, उससे काम करवाया, उसको वेजेस दी, फिर मैंने अपने दोस्त से पैसा लिया तो मैंने उसको इंटरेस्ट दिया, और फिर मैंने एक समझदार व्यक्ति आपकी तरह बुलाया, मैंने कहा इनको संभालो तीनों चीजों को, तो आपको बदले में क्या दिया, प्रॉफिट। तो मैं मतलब चार चीजें उधार पर ला रहा हूं, चार चीजें मतलब हायर कर रहा हूं, और उन चार चीजों के बदले में रेंट भी पे कर रहा हूं, वेजेस भी पे कर रहा हूं, इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूं, और प्रॉफिट भी पे कर रहा हूं। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे सब बातें आ गई, तो मैंने सोचा यार जमीन तो मेरे पास अपनी है, तो मैं अब घर से अपनी ही जमीन पर काम कर रहा हूं। फिर मैंने मजदूर को भी नौकरी से निकाल दिया, मैंने कहा मजदूर तू क्या करेगा, मैं खुद ही मजदूर वाला काम भी करने लगा। पैसा इतना कमा लिया, फिर मैंने दोस्त से उधार भी नहीं लिया, मैंने कहा कैपिटल तुझसे क्या लूंगा, फिर मैंने पैसा भी अपना लगा लिया। और फिर मैंने सोचा आपसे ज्यादा दिमाग तो मेरे पास ही है, तो मैंने आपको भी निकाल दिया, मैंने कहा आप क्या करोगे एंटरप्रेन्योरशिप, मैं ही खुद कर लूंगा। तो अब देखो ध्यान से भाई, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो बाकी चीजें नहीं लेते बाजार से, उनके पास हो सकता है जमीन भी अपनी हो, लेबर भी वो खुद हो, कैपिटल भी अपना हो, बुद्धि भी खुद हो, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, ऐसा हो सकता है, और मैं तो खुद कर रहा हूं ये सब काम। तो ऐसे लोगों की जो इनकम होती है, अब मान लो मैंने टोटल कमाए लेट से 19,000 रुपए, ये मेरी इनकम हो गई, तो मेरी इनकम को मिक्स्ड इनकम कहते हैं, क्योंकि मेरी इनकम में सब कुछ आ गया, मेरी इनकम में इनडायरेक्टली सब कुछ आ गया, लेकिन आप अलग अलग नहीं बता सकते, वो तो मेरी सारी मेहनत है, उसमें मैंने जमीन भी अपनी इस्तेमाल करी, मैंने लेबर भी अपनी इस्तेमाल करी, मैंने पैसा भी अपना इस्तेमाल करा, मैंने दिमाग भी अपना इस्तेमाल करा। तो मैंने अगर कुल मिलाकर 19,000 रुपए कमाए, तो क्या आप उसमें अलग अलग बता सकते हो कि सर ये तो आपकी जमीन की वजह से होगा और ये आपके पैसे की वजह से होगा? बड़ा मुश्किल है बताना। तो मान लो मैं आपको अपनी इनकम बताऊं, चलो मेरी पिछले महीने की इनकम थी 19,000 करोड़ रुपए, अरे हाइपोथेटिकल फिगर है, तो 19,000 करोड़ रुपए में क्या आप बता सकते हो कि सर आपकी इसमें मेहनत की, दिमाग की इतनी कमाई है, लैंड के बदले में रेंट की इतनी कमाई होगी, आपने जो लेबर की तरह काम करा उसकी इतनी कमाई होगी? नहीं बता सकते, क्योंकि मैं लेबर भी खुद हूं, मैं एंटरप्रेन्योर भी खुद हूं, पैसा भी मेरा खुद का लगा हुआ है, तो मेरी इनकम को क्या बोलेंगे? मिक्स्ड इनकम, राइट, मेरी इनकम को क्या बोलेंगे? मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम का मतलब ये होता है, मतलब मिक्स्ड इनकम समझ गए कि क्या होती है? जो खुद ही की, हाँ, मतलब इसमें राइट, तो आप उसको, लेकिन इकोनॉमिक्स का आंसर लिखना एग्जाम में, तो इकोनॉमिक्स का आंसर समझा देता हूं। मिक्स्ड इनकम का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की इनकम में रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट चारों का क्या होता है? मिक्सचर होता है। तो मेरी इनकम में ये चारों चीजों का मिक्सचर होगा, तो इसीलिए मेरी इनकम को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम। तो हालांकि बुक में दे रखा है, बाद में दिखाऊंगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की इनकम को क्या बोल देते हैं?
मिक्स्ड इनकम। चलो तो पहले एक लंबी गहरी सांस लो। तो पहले इतना रिवाइज करेंगे, हाँ नहीं बहुत जरूरी है ना, तो पहले इतना रिवाइज करेंगे, अब सुनना है ध्यान से, फिर बाद में पूरी माइंड मैप बनवाऊंगा। तो सबसे पहले देखो जी, सबसे पहले बिल्कुल बस मेरे को सुनते रहना, कुछ मत लिखना। डोमेस्टिक इनकम को निकालने के लिए आपको बस 3 चीजें जोड़नी है, डिजाइनर नाम बोलेंगे हम। पहला है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, तो पहले एक बार रिपीट करते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप सुनना। डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए 3 चीजें जोड़नी है भाइयों बहनों, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ये तो हो गए डिजाइनर नाम। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर क्या है आपको पता होना चाहिए, वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन या रिटायरमेंट पेंशन, ये पता होना चाहिए। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या है वो पता होना चाहिए, 2, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या है, ओनली प्रॉफिट्स, राइट। और मिक्स्ड इनकम का मीनिंग पता होना चाहिए कि जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं उनकी इनकम कैसी होती है, मिक्स्ड, उसमें रेंट भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है, प्रॉफिट भी होता है और वेजेस भी होता है। तो पहले इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक ही टर्म पे स्टार लगाना है, प्रॉफिट्स पर। तो प्रॉफिट्स पर आप स्टार लगा के नीचे उस स्टार की मार्किंग कर लेते हैं, मेरे साथ आ जाओ। तो प्रॉफिट्स एक पर एक गंभीर चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट्स बहुत खतरनाक चीज है। तो प्रॉफिट्स लिखो पहले, और एक मनगढ़ंत फिगर लिख लेते हैं। मान लेते हैं भाई कोई भी कंपनी है, उसको प्रॉफिट हो गए 100 रुपए, तो आप भी ऐसे ही लिख लो 100। अब आपको एक प्रोसेस सिखाऊंगा मैं कि प्रॉफिट का होता क्या है, इसको समझेंगे। अब हम प्रॉफिट्स को समझ रहे हैं, तो देखो प्रॉफिट्स को ध्यान से देखना। ये जो प्रॉफिट होता है ना, जो कंपनी कमाती है 100 रुपए, तो जैसे ही कंपनी 100 रुपए प्रॉफिट कमाती है, तुरंत भागा भागा एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है, कहता है लाओ भाई लाओ, टैक्स दे दो, चुपचाप टैक्स दे दो। तो इस टैक्स को बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स, या इस टैक्स को बोलते हैं प्रॉफिट टैक्स। तो एज्यूम कर लेते हैं, आप भी लिख लो कोई फिगर, कि मान लो सरकार ने कहा कि भाई हमें 20 रुपए का टैक्स दे दो, तो ये फिगर आप लिख लो। तो पहला एरो बनाकर लिख लो कॉरपोरेट टैक्स, या इसको बोलते हैं प्रॉफिट टैक्स। तो जब भी प्रॉफिट्स होते हैं आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो तुरंत सरकार क्या कहेगी, हमें क्या दे दो, कॉरपोरेट टैक्स। तो मेरा आपसे क्वेश्चन, टैक्स देने के बाद कितने रुपए बचे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80। वेरी गुड, तो ये भी लिख लो आप। तो टैक्स देने के बाद कितने रुपए बचे, 80। तो आपको बिल्कुल कंपनी बन के सोचना है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है वैसे, तो बच्चे रटते हैं नहीं तो टैक्स देने के बाद 80 रुपए बचे, तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है। तो अब ऐसे सोचते हैं कि भाई 80 रुपए है मेरे पास, ये मैं कंपनी हूं। अब मैं सोच रहा हूं यार, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो कंपनी जो होती है वो अपने प्रॉफिट्स में से, मतलब ये जो 80 रुपए बचे, कंपनी हमेशा ये सोचती है कि यार एक काम करती हूँ, मेरे इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, है ना, जिन्होंने रात भर मेहनत करी है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से इनको पता है क्या देती है, डिविडेंड देती है, राइट। तो आप इसमें एक एरो बना लो डिविडेंड का। तो मान लेते हैं 30 रुपीज डिविडेंड दे देती है। तो कंपनी अपने बचे हुए 80 रुपए में से क्या दे देती है, डिविडेंड। शेयर होल्डर को ही देता है, मालिकों को, तो शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देती है। तो बताओ कितने रुपए बच गए, 80 में से 30 डिविडेंड दे दिया तो कितने बच गए, 50। तो उस बचे हुए पैसे को बोलते हैं
रिटेन्ड अर्निंग्स, या कुछ लोग इसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो आप ब्रैकेट में दोनों ही लिख लेना। तो इस बचे हुए प्रॉफिट को बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो 50 रुपए कंपनी के पास बच गए भविष्य के लिए, मतलब इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो कितना प्रैक्टिकल चीज है कि प्रॉफिट्स जो होते हैं उस प्रॉफिट में सबसे पहले सरकार टैक्स लेती है। तो इस टैक्स के ऊपर मैं नंबर 1 बना देता हूं, येलो कलर कर देता हूं। फिर जो बच जाते हैं 80 रुपीज, उस 80 रुपीज में नंबर 2 क्या करती है कंपनी? डिविडेंड दे देती है। इस पे नंबर 2 बना देता हूं। और फिर जो फाइनली बच गए पैसे उसको क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। उस पर नंबर 3 बना देता हूं। तो इसका मतलब पता है क्या? कि हाँ, ये प्रॉफिट्स के कंपोनेंट्स बना लिए हमने 3। तो अगर आप 100 रुपए का ब्रेकअप देखो, 100 रुपए का ब्रेकअप करो तो देखो ये मैच हो जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स कितना? 20, डिविडेंड कितना? 30, और रिटेन्ड अर्निंग कितनी? 50। तो मैच हो गया ना, देखो 100। तो ये बात हम क्रक्स की तरह नीचे लिख लेते हैं कि भाई इससे हमने क्या सीखा? देयरफॉर 3 components of profits are, तो इससे हमने सीखा कि प्रॉफिट्स के 3 कंपोनेंट्स क्या हैं। फिगर भी मेंशन कर सकते हो। पहला तो कॉर्पोरेट टैक्स, जैसे हमारे एग्जांपल में 20 रुपए। दूसरा डिविडेंड, जो हमारे एग्जांपल में 30 रुपए। और तीसरा रिटेन्ड अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कुछ भी लिख लो, जो हमारे एग्जांपल में 50 रुपए। तो ये सिखाना था मेनली तो मुझे कि प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जो मुझे लगता है आप लॉजिकली समझे कि अगर 100 रुपए का प्रॉफिट है तो सबसे पहले 20 रुपी टैक्स के लग जाएंगे, फिर बचे हुए 80 में से 30 रुपी मान लो हम डिविडेंड दे देंगे, ये एज्यूम्ड फिगर्स हैं, और 50 रुपए बच जाएंगे। उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक हो गया? चलो, तो पहले मीनिंग मुझे बताना बिना टेंशन के कि मीनिंग आपको हर चीज जो लिखी हुई है वो यहाँ इंग्लिश टू हिंदी सबकी क्लियर है? चलो, वो बहुत जरूरी था। तो एक छोटा सा माइंड मैप बनवा देता हूँ बस। तो ये आप हेडिंग डाल लो, माइंड मैप। तो एग्जाम के लिए मतलब इतनी डिटेल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम के लिए आप खाली माइंड मैप देख लेना। तो आप ऐसे लिख लो, NDPFC इज इक्वल टू 3 चीजें जोड़नी है। क्या क्या? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, शॉर्ट में लिख लिया COE, ऑपरेटिंग सरप्लस OS, प्लस मिक्स्ड इनकम। हाँ, तो MI शॉर्ट में लिख ले। तो माइंड मैप बना रहे हैं ना, तो NDPFC के लिए हमको 3 चीजें जोड़नी है, COE, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस मिक्स्ड इनकम। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस में 2 बातें होती हैं, वो पता होनी चाहिए। एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्लस दूसरी इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। है ना, ये पता होना चाहिए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ब्रैकेट में लिख लो, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, है ना। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप के ब्रैकेट में लिख लो, क्या आता है? प्रॉफिट्स। और फिर फाइनली प्रॉफिट्स के भी 3 कंपोनेंट्स लिख लो कि प्रॉफिट के भी 3 चीज क्या क्या होती हैं? कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा डिविडेंड, और तीसरा रिटेन्ड अर्निंग्स। बस। तो एग्जाम के लिए छोटा सा माइंड मैप देख के आप दुनिया पर राज कर सकते हो फिर इस मेथड में। तो मतलब इस मेथड में
इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा बस। तो ये मेथड का पूरा माइंड मैप ये बन गया छोटा सा चार्ट। हाँ, ये मेथड को बोलते हैं इनकम मेथड। तो इसमें हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं, यानी कि एक तरह से इसमें हम डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे होते हैं। जैसे उसमें हमने निकाला था जीडीपीएमपी, वैल्यू एडिशन, तो इसमें हम निकालते हैं डोमेस्टिक इनकम, है ना। तो ये पूरा चार्ट जो आपको दिख रहा है ये इसका माइंड मैप है एक तरह से बस। तो ये चीजें हमें लेनी है। तो बाकी जो लिखी है वो समझ आ गई? चलो ठीक है, तो बाकी इनका एप्लीकेशन अगली क्लास में करेंगे। कॉन्सेप्ट बस यही। चलो ठीक है, डन, छुट्टी। ठीक है, ऑनलाइन देखी तो समझ आ गया भाइयों बहनों? ओके बानी, ओके, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया।